हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी के ऊपर में। सेल इंजरी होता क्या है, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसका कॉजेस देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हर एक चीज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर थोड़ी भी चीज आपकी क्लियर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कह रहा है इसका। Cell injury is the structure and functional damage that occurs when a cell is exposed to harmful stimuli that exceeds ability to adapt. If the injury is mild, the cell recovers. If it is severe or prolonged, the cell dies. मतलब देखो, आप थोड़ा पहले समझो कि इसका बेसिक समझो सेल होता क्या है। सेल आपने साइंस में पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब सेल है हमारा एक बेसिक यूनिट है जो हमारी बॉडी को बनाता है। आपने कभी सुना ही होगा कि हमारा जो बॉडी है वो मिलियंस ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। क्योंकि जो सेल है वो आपस में कंबाइन होकर हमारा टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन होकर हमारा ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ही आपस में कंबाइन होकर हमारा कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी का। और साथ में इसको बेसिक फंक्शन यूनिट क्यों कहते हैं। देखो, जो सेल है वो बहुत तरह के, हमारे बॉडी के अंदर बहुत तरह के सेल्स हैं, अलग अलग टाइप्स के सेल्स हैं। आरबीसी है वो अलग टाइप का है, डब्ल्यूबीसी अलग टाइप का है, अपना प्लाज्मा सेल अलग टाइप का है, अपना ग्लीलियल सेल अलग टाइप का है, न्यूरल सेल अलग टाइप का है। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। और हम अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और जो सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। मे बी आपने कभी सुना हो, जैसे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी से जनरेट करता है। एटीपी क्या होता है, वो एनर्जी होती है जो हमारे को रिक्वायर्ड होती है कोई भी फंक्शन करने के लिए, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम हमारे को प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए सेल हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अगर सेल नहीं होगा तो कोई ह्यूमन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका सेल इंजरी मतलब क्या है, मतलब कोई भी ऐसी इंजरी, मतलब कोई भी हमारी सेल को चोट पहुंची हो उसको हम सेल इंजरी बोल देते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन में यही कह रहा है, सेल इंजरी इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डैमेज। अगर सेल के कोई भी स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है या फिर उसके कोई भी फंक्शन को डैमेज हुआ है तो हम उसी को बोल देते हैं सेल इंजरी। भाई स्ट्रक्चर को डैमेज मतलब देखो, जो सेल है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका सेल वॉल, सॉरी अपना, एक होता है उसका सेल मेम्ब्रेन, एक होता है अपना न्यूक्लियस, एक होता है अपना साइटोप्लाज्म। मतलब कोई भी उसके स्ट्रक्चर को चोट पहुंचा है। आप सबसे बढ़िया एक एग्जांपल समझिए घर की। एक घर आपका, ठीक है। आप समझ लो एक घर आपका सेल है, ठीक है। जो सेल है, आपको पता ही होगा, जो सेल के मतलब की सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपकी आउटर वॉल्स होगी, मतलब जो आपके घर के चारों तरफ वॉल है, मतलब दीवारें हैं, वो होगी आपकी मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर जो आपके छोटे छोटे कमरे हैं वो होगी आपकी ऑर्गेनलीज, ठीक है। अब जैसे वॉशरूम है, उसके उसका एक अलग रोल है, ठीक है। जो किचन है उसका एक अलग रोल है, ठीक है। किचन में खाना बनता है, वॉशरूम में अलग चीज होती है, ये बेडरूम में आप सोते हो, ड्राइंग रूम में आप बैठते हो, ठीक है। उसके ऑर्गेनलीज हो गए आपके रूम्स, ठीक है। अब समझो कि जो आपके कोई थर्ड पर्सन आया, मतलब कोई सेकंड पर्सन आया, ठीक है। उसने आपकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया, हथौड़ा मारना शुरू कर दिया आपके आउटर मेम्ब्रेन पे। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके घर को चोट पहुंच रही है, कोई भैया आपका हथौड़ा मार रहा है। समझ लो, अब इसके भी दो कंसेप्ट है। समझो ऐसे कोई आपके हथौड़ा मारे दीवार पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डैमेज हो गए ना। तो एक हो गया स्ट्रक्चर डैमेज, ये आपका आपके स्ट्रक्चर डैमेज में। और फंक्शनल डैमेज क्या है, देखो, अगर आपके घर का वो दीवार टूट गया, मतलब कोई ऐसी दीवार टूट गई, तो आपके फंक्शन में डिस्टर्ब होंगे, क्यों? अगर समझो किसी ने आपकी दीवार तोड़ी और सीधा वो किचन में एंटर कर गया, ठीक है, किचन में एंटर कर गया, तो किचन के जो उसके फंक्शंस होगा उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यही हो गया हमारा सेल इंजरी। और हमारा हाउस इंजरी इज इक्वल टू सेल इंजरी। मतलब अगर कोई भी उसके स्ट्रक्चर को चोट पहुंचे या फिर कोई भी उसके फंक्शन को चोट पहुंचे तो उसी को हम बोलते थे सेल इंजरी। अब ऐसे एक आप एक और एग्जांपल समझो, जैसे समझो कि आपके जैसे एटीपीस है, वो बनाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आपके जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो आपके 100 मॉलिक्यूल्स एटीपी बनाते थे 1 मिनट में, ठीक है। बट आपके सेल को इंजरी होगी, मतलब कोई ऐसा ट्रॉमा मिला उसके वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है अब बस 1 मिनट में 50 ही एटीपी बना रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका फंक्शन रिड्यूस हो गया, उसका फंक्शन डिक्रीज होगा, उसका फंक्शन लो हो गया, ठीक है। ये भी तो हमारा इंजरी है, मतलब कि वो इंजरी है तभी तो उसका फंक्शन अपना ऑप्टिमल फंक्शन अपना, हमारा जो उसका नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं सेल इंजरी। मतलब कोई भी उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डैमेज पहुंचे और उसी को हम बोल देते हैं सेल इंजरी, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है, जो हथौड़ा है वो हमारा होगा हार्मफुल स्टिमुलाई। हार्मफुल स्टिमुलाई हमारा सेकंड पर्सन है जो उसको चोट पहुंचा रहा है। मतलब अब देखो, अगर वो अपना यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, हार्मफुल स्टिमुलाई दैट एक्सीड्स इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट। मतलब देखो, हथौड़ा किसी ने एक बार मारा तो एक बार में थोड़ी दीवार टूट जाएगी, नहीं ना, वो अपने आप को रेसिस्ट कर लेगा ना, उस हथौड़े को सह लेगा ना। अब हथौड़ा बार बार मारी जा रहा है फिर चोट पहुंचेगा ना। मतलब यही बोल रहा है कि जितनी उसकी समझो जितनी उसकी टॉलरेंस पावर थी, मतलब एक उसके पास टॉलरेंट पावर थी, टॉलरेंस पावर थी कि इतने तक वो टॉलरेट कर सकता था, मतलब एक दीवार इतने तक डैमेज सह सकता था। बट इससे एक्सीड में डैमेज मिला, इससे ज्यादा डैमेज मिला जिससे वो सह नहीं पाया, जिसकी वजह से सेल इंजरी होगी। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है सेल के, उसको बार बार कोई हथौड़ा मारा है उसके ऊपर, ठीक है। वो पहले तो उसने अपने समझ लो कि 10-15 हथौड़ा उसने खा लिए पर वो
टूटा नहीं, ठीक है, बट उसने उससे ज्यादा हथौड़े में जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया और वो टूट गया, जिसकी वजह से वो सेल उसका मतलब उसको इंजरी होगी, जिसकी वजह से उसके फंक्शन वगैरह रिड्यूस हो गए, ठीक है। अब आपको सेल इंजरी पता लग गया। और इन्होंने सेकंड लाइन में ये बोला है, द इफ द सेल इंजरी इज अ माइल्ड, अगर वो जो इंजरी है वो छोटी बहुत हुई, ठीक है, तो सेल रिकवर, तो सेल अपने आप को रिकवर कर लेगी। समझ लो कि आपकी बस जो दीवार है थोड़ी सी टूटी है, तो आप अगले दिन मिस्त्री बुला के उसको सही करवा लोगे, ठीक है। अब इफ इट इज अ स्वेयर, मतलब अगर वो ज्यादा मतलब उसकी मतलब कि ज्यादा दीवार टूट गई है, अपना समझ लो कि किसी ने क्रेन से तोड़ी है, आपकी घर ही तोड़ी है, अब उसको आप रिकवर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, और उसके लिए आपको नवा घर बनाना पड़ेगा फिर से। तो यही बोल रहा है, इफ इट इज स्वेयर और प्रोलॉन्ग, अगर वो अपना सीरियस है तो जिसकी वजह से सेल उसको अपना रिकवर नहीं कर पाएगा और सेल मर जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल समझो, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया। अब देखो हार्ट अटैक में वो टाइप का होता है, मे बी पैनिक हार्ट अटैक हो, मे बी थोड़ा माइल्ड हार्ट अटैक हो, जिसकी वजह से का पर्सन बच सकता है, उसके पास चांस है कि वो बच जाएगा। बट अगर उसको सीरियस वाला हार्ट अटैक हो, उसके पास चांस नहीं है बचने का, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन होते हैं ना, वो सर्वाइव करेगा या फिर वो मरेगा, ठीक है। अगर उसको हमने राइट टाइम पे सीपीआर दे दिया, मे बी वो सर्वाइव कर जाए। अगर हमने उसको राइट टाइम पे सीपीआर नहीं दिया, मे बी वो ना कर पाए सर्वाइव, है ना। तो ऐसा ही सेल इंजरी होता है। अगर उसको थोड़ी बहुत चोट पहुंची है तो अपने आप को रिकवर कर लेगा, अगर नहीं अपनी उसको चोट सीरियस वाली हुई है तो रिकवर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा, ठीक है। अब इसकी कॉजेस क्या है, किन किन कारणों से सेल इंजरी हो सकती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। अब ये क्या बोल रहे हो, इससे इससे क्या होगा, देखो आपको आपने कभी सुना होगा ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, क्यों भाई। देखो जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हुए हैं, टिश्यू से बने हुए हैं। अब टिश्यू किससे बना हुआ है, हमारा सेल से बना हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए हमारे सेल को नीड है ऑक्सीजन की। अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसके भी पीछे दो कारण है। अब दो कारणों की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक तो ये है कि आप बहुत हाई एल्टीट्यूड में चढ़े हो, मतलब बहुत पहाड़ पे चढ़े हो, जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको उतना सफिशिएंट जितना आपको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पा रहा, ठीक है। अब तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण होगा ब्लड का। आपको पता है ब्लड क्या कैरी करता है, ब्लड हमारा कैरी करके ले जाता है ऑक्सीजन, है ना। अगर देखो अगर हमारे बॉडी में ब्लड ही कम हो गया है, हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उतने ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएगा। समझ लो जो हमारा समझो कि 1 लीटर ब्लड हमारे 100 मॉलिक्यूल्स कैरी करता था ऑक्सीजन के, ठीक है। बट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में 50 समझो कि 500 ml ही रह गया ब्लड, ठीक है। अब वो जो हमारे 100 मॉलिक्यूल्स कैरी करता था 1 लीटर, क्या वो उतना कैरी कर पाएगा, नहीं। अब वो हमारे 50 मॉलिक्यूल्स ही कैरी कर पाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गया ना। इसके पीछे दो कारण है, या फिर एक ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पे हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है हमारा जो ब्लड का है वॉल्यूम हमारी बॉडी में रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हमारे सेल को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, आप देख सकते हो। और उसके एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, उसकी सेल स्वेलिंग हो जाएगी, सेल का डिसफंक्शन हो जाएगा, सेल डेथ भी हो सकता है अगर उसको ज्यादा देर तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो, ठीक है। अगर उसको ऑक्सीजन बहुत देर तक रुका हुआ है जिसकी वजह से वो मर भी सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल एजेंट्स में। फिजिकल एजेंट्स लाइक इंजरी हो गया, मतलब जैसे आप कहीं नीचे गिरते हो, ठीक है, नीचे गिरे। अब देखो आप छत से नीचे गिरे तो आप मर ही जाओगे, ठीक है। अगर आप छोटा बहुत ऐसे नीचे गिरे हो, जैसे ऐसे खड़े हो नीचे गिर गए, तो आपको छोटी मोटी इंजरी होती है, वो रिकवर होती है। बट आप छत से गिरे तो आप रिकवर होगा अभी, मतलब छत से मतलब 10-15 मंजिल से ऊपर नीचे गिरे हो तो वो मर ही जाएगा ना पर्सन, कहाँ बचने के बाद उसके बाद चांसेस है। तो फिजिकल एजेंट्स लाइक अ ट्रॉमा ऐसे कि अगर उसको कोई ऐसा डैमेज हुआ है जो अपने आप को ढाल भी सकता है, अपने आप को रिकवर कर भी सकता है, अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता, ये इंजरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बर्न्स आते हैं, जलना। आपने कभी देखा हो जो जल जाता है। अब देखो आप जो आपकी ह्यूमन की जो स्किन है ना, वो भी हमारी एपिडर्मिस टिश्यूज बनी हुई है। एपिडर्मिस टिश्यू क्या होता है, देखो टिश्यू के भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एपिडर्मिस अपनी होती है, एक एपिथेलियल टिश्यू होती है, एक होती है हमारी नर्वस टिश्यू होती है, एक होती है मस्कुलर टिश्यू होती है, और एक होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। अब इनके आगे भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए जो हमारी आउटर अपनी जो लेयर होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। एपिडर्मिस कह लो, एपिडेमिस लेयर कहते हैं बेसिकली इसको, सॉरी। जो हमारी आउटर लेयर होती है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। तो देखो अगर उसके टिश्यू को डैमेज पहुंच रहा है, कहीं जल रहा है, उसका टिश्यू जल रहा है। अब टिश्यू किससे बना हुआ है, टिश्यू तो हमारे सेल से बना है, हमने पढ़ा है ना, सेल से तो टिश्यू बनता है। तो ओवरऑल देखा जाए अगर हमारे सेल को डैमेज पहुंच रहा है तो ये हमारे फिजिकल एजेंट्स की वजह से होता है। आग क्या है, जो फायर है वो क्या है, एक फिजिकल एजेंट है ना। अगर फायर होगा तभी तो हमारे जलेगा, अगर फायर ही नहीं है तो नहीं जलेगा। तो फायर हमारे फिजिकल एजेंट में आता है। एक्सट्रीम कोल्ड, अगर बहुत ज्यादा ठंडा है उसकी वजह से भी हो सकता है, रेडिएशन की वजह से होता है, ये कुछ उसके देख सकते हो आप एग्जांपल्स है, ठीक है। और हमारे केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स की वजह से भी हमारी इंजरी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से होती है, स्ट्रॉन्ग अपनी बेस की वजह से भी हो सकती है। एल्कली से आपको पता है बेस कहते हैं जिसको, ठीक है। अल्कोहल की वजह से हो सकती है, हैवी मेटल्स की वजह से भी हो सकती है, इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से भी हो सकती है, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट की वजह से भी हमारी इंजरी हो सकती है, ठीक है।
इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से भी हो सकती है, जैसे एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रिशनल इंबैलेंस की वजह से हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, स्टार्वेशन, ओबेसिटी, ठीक है। जेनेटिक डिफेक्ट, एजिंग, ये आप कुछ देख लेना कोर्स, इतना डिटेल में पढ़ूंगा नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म। अब सेल इंजरी के क्या क्या मैकेनिज्म है, किन किन कारणों से सेल इंजरी हुआ है, ये तो हमें पता लग गया। अब सेल इंजरी होता कैसा है, ये भी देखो। अब इन्होंने पहला बोला एटीपी डिप्लीशन। एटीपी डिप्लीशन मतलब, अब देखो आप पहले सोचोगे यार सेल तो खुद एटीपी बनाता है, तो एटीपी की डिप्लीशन की वजह से सेल को कैसे चोट पहुंचेगा। अब देखो ऐसा होता है, जो सेल है वो एटीपी तो बनाता है, बट जो एटीपी है वो सेल खुद भी यूज करता है। देखो, वो सेल ने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने हैं। सेल ने प्रोटीन बनाना है, सेल के अंदर जो राइबोसोम भाई हैं उन्होंने प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाना ऐसे आसान प्रोसेस थोड़े है। जो प्रोटीन बनाएगा उसके लिए भी तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एटीपी तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर सेल एटीपी खुद ही नहीं बना रहा, तो उसके जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपने अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अलग अलग फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी में एटीपी नहीं बनेगी, तो समझो हमारे अगर जो सेल भाई हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया अपना एटीपी ही नहीं बनाएगा, जिसको राइबोसोम भाई है वो कैसे प्रोटीन बनाएंगे। तो यही बोल रहा है, अगर एटीपी की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर हमारे सेल को ऐसा डैमेज पहुंचेगा, हमारे सेल एटीपी से नहीं बनाएंगे, तो ओवरऑल हमारे सेल को ही डैमेज पहुंचेगा। अब देखो यहाँ पर आप डेफिनेशन रीड करो, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। एटीपी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। व्हेन एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज द सेल कैन नॉट मेंटेन इट्स नॉर्मल फंक्शन। मतलब अगर हमारे जो एटीपी है वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, तो हमारे कोई भी सेलुलर एक्टिविटीज करना है, सेलुलर एक्टिविटीज लाइक हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस, या फिर हमारे स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, या फिर हमारे अलग जो भी हमारी सेल की अलग अलग फंक्शन है, हमारे जो एटीपी प्रोडक्शन होते हैं, मतलब हमारे जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप थोड़े हैरान होंगे, ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे आप आगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, आपके उसमें 7 एटीपीज बनते हैं, बट वो जो 7 एटीपीज बनते हैं एक्चुअल में हमारे 9 एटीपीज बनते हैं, ठीक है। उस पाथवे से हमारे 9 एटीपीज बनते हैं, बट 2 एटीपीज हमारे यूज भी होते हैं। तो ओवरऑल हमारे 7 एटीपीज का प्रॉफिट हुआ है, हमारे दो तो इन्वेस्ट हुए, बट हमारे 7, हमारा आउटपुट, हमारा जो प्रॉफिट 7 का निकल रही है, ठीक है। तो जो आप खुद ही देखो, आप कहीं ट्रेड, हमारे जो ट्रेड वगैरह करते हो, ट्रेडिंग वगैरह, तो उसमें आप पहले इन्वेस्टमेंट तो करते हो ना, आप कैपिटल तो लगाते हो ना पहले, तभी तो आपको प्रॉफिट आता है। अगर आप कैपिटल ही नहीं लगाओगे तो प्रॉफिट कहां से लोगे। तो ऐसे ही है, अगर आप एटीपी से इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो एटीपी से लोगे कैसे। तो ऐसे ही होता है, अगर एटीपी की हमारी डेफिशिएंसी हो जाए, हमारे सेल एटीपी ही ना बनाए, तो जो खुद एटीपी नहीं बना पाएंगे, और जो उसके अलग अलग ऑर्गेनिज है वो भी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहेंगे। तो एक हो गया हमारा एटीपी डिप्लीशन की वजह से हो जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने इफेक्ट दे सकता है कि इसकी वजह से हमारे एटीपी की प्रोडक्शन रो हो सकती है। फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये क्या होता है, ये आपको फार्माकोलॉजी में आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे पंप्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारे सोडियम अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है, या फिर पोटेशियम अंदर आता है, सोडियम अंदर आता है। सोडियम अंदर आया तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, पोटेशियम अंदर आया तो रिलैक्सेशन करेगा, अलग अलग रोल होता है। सेल स्वेलिंग की वजह से हो सकता है, या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस की वजह से हो सकता है, इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम की वजह से होता है। ये अभी आपको आगे आएंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अब दूसरा रीजन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, अब देखो आपने कभी मे बी सुना हो फ्री रेडिकल्स। ऐसे ही समझो इसको, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एज अ पॉइजन, जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो एक पॉइजन है, जो अगर हमारी बॉडी में गया, वो अंदर अंदर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको डैमेज पहुंचाएंगे। तो मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो एक सेल के लिए पॉइजन की तरह है। अगर वो सेल के अंदर गया या फिर सेल के सराउंडिंग रहा, तो उसको डैमेज पहुंचाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से सेल इंजरी होगा। अब देखो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अकर ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे क्यों होता है, मतलब किसकी वजह से होता है, ये हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की फॉर्मेशन की वजह से होता है। जैसे फ्री रेडिकल्स, हमारे इसको आप फ्री रेडिकल्स भी लिख सकते हो, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, इसी से आप फ्री रेडिकल्स भी लिखोगे, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अगर हमारे फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी सेल इंजरी वगैरह हो सकती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है विच डैमेज आवर इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स, हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज पहुंचाएंगे। अब सेलुलर कंपोनेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इनको डैमेज पहुंचाएगा, जिसकी वजह से सेल इंजरी होगी, सीधी बात, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। अब आता है मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। आप एक बार सेल का टॉपिक देख लेना, मैंने बनाई बनाई हुई है उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल के हमारे सराउंडिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गेनेलिज है उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे जो आपकी चार दीवारी है, जो आपके घर की चारों तरफ वॉल है, वो आपके अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट कर रही है ना, आपकी जो रूम्स है उनको प्रोटेक्ट कर रही है ना। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आपके रूम में कोई एंटर कर जाएगा, नहीं ना। पहले वो अपने जो दीवार है उसको बेल बुल बजाएगा, डोर ही समझो, डोर है, आपको एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको अगर कोई चोट पहुंची, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी लीकेज होनी पड़ेगी, मतलब जो अंदर उसके जो ऑर्गेनिज है उनकी लीकेज होनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली अगर कोई लीकेज होने पड़ी तो हमारे सेल की इंजरी हुई। यहाँ पे आप देखो, रीड करो, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी चोट पहुंची प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लीड्स टू लीकेज ऑफ सेलुलर
कंटेंट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसके अंदर की जो सेलुलर कंटेंट है उनकी लीकेज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऑलवेज हार्मफुल सब्सटेंस टू एंटर द सेलुलर, अलोज मतलब कि वो फॉर अलो भी कर देगा ऑब्वियसली। अगर आपकी दीवार टूट गई है तो कोई भी फॉरेन बंदा आ सकता है, कोई भी अपना थर्ड पर्सन आपके घर में एंटर कर सकता है। तो वही बोल रहा है अलो हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आपके सेल के अंदर आके कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कुछ भी आतंक मचा सकता है। देखो आपके जो सेल होता है ना, हर एक चीज को सेल के अंदर, मतलब हर एक चीज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाती। क्यों? जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह है, मतलब वो एक सिलेक्टिव प्रोटेक्टिव बैरियर है। सिलेक्टिव मतलब वो कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही अंदर आने देता है, ठीक है। तो वही है कि अगर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो जो मर्जी आपके सेल के अंदर घुस के जो मर्जी करेगा, ठीक है। तो आप इसको मेम्ब्रेन डैमेज से समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम होमोस्टेसिस। अब कैल्शियम होमोस्टेसिस क्या होता है, बेसिकली आप इतना समझो, यहाँ पे आप पहले एक बार रीड करो, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल रिमेन्स वेरी लो ड्यूरिंग इंजरी, कैल्शियम एंटर्स द सेल इन एक्सेस एंड एक्टिवेट डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। अब ये क्या है, देखो आपके ने सेल के अंदर एक लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम हमारा एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। सुसाइडल बैग क्या होता है, मतलब अगर वो एक्टिवेट हो गया ना तो वो अपनी सेल को ही खा जाएगा। आपने कभी ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में पढ़ा है? जो एक ऑटोइम्यून डिसीज ऐसे होती है जो आपके जो बॉडी है उसको खुद ही चोट पहुंचाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ऐसा समझो, अगर ऐसा एंजाइम हमारे सेल के अंदर अगर वो एक्टिवेट हो गया तो वो अपने सेल को डैमेज पहुंचाना शुरू कर देगी, ठीक है। अब वो एक्टिवेट कैसे होगा, देखो यहाँ पे बोला है जो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब सेल के बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब बाहर, ठीक है। जो कैल्शियम का लेवल है सेल के अंदर वो बहुत कम होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसी इंजरी हुई, मे बी उसका जो सेल मेम्ब्रेन टूट गया, मे बी कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कैल्शियम का लेवल है वो सेल के अंदर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने एक्टिवेट कर दिया हमारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को जो हमारे सर्कोडास में जाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब लास्ट मोड है प्रोटीन मिसफोल्डिंग एंड एग्रीगेशन। इसका मतलब मिसफोल्डिंग मतलब, अब देखो आपको पता है कोई भी प्रोटीन है ना उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, एक उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उस प्रोटीन का नहीं हुआ तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। मतलब अगर कोई भी प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना, वो उसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही है। मतलब देखो हर एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो स्ट्रक्चर उसका नहीं हुआ तो उसका फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। मे बी उसका नॉन फंक्शन हो, मे बी उसका कोई फंक्शन ही ना हो, ठीक है। तो यही बोल रहा है प्रोटीन मस्ट फोल्ड इनटू करेक्ट शेप। मतलब प्रोटीन्स है वो आपने कभी सुना होगा, प्रोटीन्स भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाaternary टाइप्स के होते हैं, मे बी आपने प्रोटीन्स के साथ पढ़ा हो, ठीक है। तो वही बोला है जो प्रोटीन्स है उनकी फोल्डिंग हमेशा करेक्ट शेप में होनी चाहिए ताकि उनके फंक्शंस भी परफॉर्म, मतलब करेक्ट फंक्शन परफॉर्म कर पाए। मतलब देखो अगर जो उसकी फोल्डिंग ही गलत होगी तो उसका फंक्शन भी उल्ट पुलट होंगे, मे बी कुछ भी अपने उसके फंक्शन हो, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे भी ना हो, मे बी, है ना। उसके जो फंक्शन ऐसा हो जो हमारे को डैमेज पहुंचाना शुरू करें, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स accumulate inside the cells and interfere with the normal function। देखो यहाँ पे बात आएगी, ये बोला है अगर हमारे जो गलत है अपने प्रोटीन्स है अगर वो हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो गए। अब प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, प्रोटीन्स हमारे राइबोसोम भाई बनाते हैं और अपने गोल्गी apparatus में स्टोर होते हैं। तो ये बोल रहा है अगर हमारे गलत प्रोटीन्स बन के और वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए तो हमारे सेल को क्षति पहुंचा सकते हैं, डैमेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। पहले आप इसका ना टाइप्स देख लो, फिर हम इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं इसको, ऐसे फ्लो बना रहेगा। हाँ, ये रहा इसका टाइप्स, इसके हैं टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। ये हमारे 2 टाइप्स के हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब सेल अपने आप को रिकवर कर लेगी डैमेज से, और एक होता है इरिवर्सिबल मतलब सेल अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। रिवर्सिबल इंजरी इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ सेल इंजरी इन व्हिच सेल्स कैन रिकवर आफ्टर कंप्लीट रिमूवल ऑफ हार्मफुल। मतलब कि समझ लो कि कोई आपके घर की दीवार को तोड़ रहा है, अब वो पर्सन चला गया, मतलब उसने तोड़ा थोड़ा-सा और चला गया। तो मतलब आप सीमेंट अपना अगले अगले दिन आप मिस्त्री बुला के उसको सही करवा लोगे। तो ऐसा ही है कि अपना रिवर्सिबल सेल इंजरी में ऐसा होता है कि जो चीज आपको, मतलब जो चीज सेल को डैमेज पहुंचा रही थी वो थोड़ी देर बाद वहां से चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल ने अपने आप को रिकवर कर लिया, ठीक है। तो हम उसको बोल देते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। आप डेफिनेशन रीड कर लेना। उसको बताया इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी अगर व्हेन डैमेज इज टू स्वेयर और टू बी रिपेयर्ड, मतलब कि सेल को डैमेज बार बार पहुंच रहा है और सेल को जो डैमेज पहुंच रहा है वो बहुत ही जोर से पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सेल अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। इसके नीचे हमारे आते हैं दो चीजें, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस क्या होता है, देखो पहले हम पहले नेक्रोसिस पढ़ते हैं। Necrosis is an uncontrolled and pathological form of cell death caused by severe injury. It is usually associated with the inflammation and damage to surrounding tissue. मतलब जो नेक्रोसिस है एक्चुअल में ये हमारे सेल डेथ की फॉर्म ही है, ठीक है, जो हमारी कोई भी severe इंजरी की वजह से हुई होती है, ठीक है। ये है क्या होता है, पहले उसकी इन्फ्लामेशन होगी, उसके बाद हमारे जो सराउंडिंग टिश्यू उनके उनको भी डैमेज पहुंचाएगी। मतलब देखो जो सेल है उसको समझ लो एक सेल है, वो दूसरे सेल से कंबाइन होके फिर तीसरे सेल से कंबाइन होके हमारा टिश्यू बना रही है। तो किसी एक सेल को डैमेज पहुंचा, जब वो मरेगा ना उसने दूसरों तीसरों को भी डैमेज पहुंचाएगा, ठीक है। तो नेक्रोसिस हमारा एक अनकंट्रोल्ड पैथोलॉजिकल
फॉर्म ऑफ सेल डेथ है, मतलब कि हमारा एक ऐसा फॉर्म ऑफ सेल, मतलब सेल डेथ का ऐसा फॉर्म है जो हमारा समझ लो कि प्रोग्राम, मतलब कि समझ लो कि जो उसका समझ लो कि ऐसे समझो कि जैसे एक सेल डेथ होती है, एक समझ लो कि जो हमारा जैसे कोई पर्सन मरता है, ठीक है, बूढ़े होके मरता है, कोई पर्सन एक्सीडेंट में मर जाता है, ठीक है, तो ऐसे समझो जो नेक्रोसिस एक एक्सीडेंटल वे है, मतलब जो सेल है वो एक एक्सीडेंटल वे से मर रहा है, जिसकी वजह से जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दूसरा और तीसरा सेल को भी चोट पहुंचती है, ठीक है। जो एपोप्टोसिस होता है वो हमारे एक कल्पना की हुई मौत है, मतलब कि इसमें क्या होता है, सेल बूढ़े होकर मरता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड एंड रेगुलेट फॉर्म ऑफ सेल डेथ दैट रिमूव्स डैमेज और अननेसेसरी सेल विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। मतलब अगर एपोप्टोसिस हुआ तो ये किसी भी दूसरे सेल को चोट नहीं पहुंचाएगी और कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, चुपचाप करके बंदा मर जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब देखो सेल अडेप्टेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो हमने चीजें ऊपर बताई हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे करके। ये बहुत ईजी है, आपको मैं ऊपर से थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, आपको रीड कर लेना, बहुत ईजी है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आप नाम से समझ रहा होगा ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारे एटीपी बना है उनको डैमेज को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज इज इंजुरी टू माइटोकॉन्ड्रिया, द ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर एटीपी, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही है ना। पैथोजेनेसिस क्या हुआ, इसके पैथोजेनेसिस के कारण क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। अब देखो ये क्या है, तो जो एटीपी की प्रोडक्शन है ना, इसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मे बी ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन हो, या फिर उसके अपना डिफॉस्फोरिलेशन हो, बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं, मे बी आप आगे बढ़ो, ठीक है। व्हेन ऑल माइटोकॉन्ड्रिया आर डैमेज एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज एफिशिएंसी ऑल एनर्जी डिपेंडेंट सेलुलर एक्टिविटीज। ये है, अगर हमारे सारे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएंगे तो हमारी एटीपी की प्रोडक्शन लो हो जाएगी, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, यही है, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल की वजह से, जो मैंने ऊपर बताया ना आपको कुछ में, वही चीजें, ठीक है। इसका मैकेनिज्म होता कैसे है, वही हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कि वही हमारे फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट होंगे जो हमारे सेल को डैमेज पहुंचाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन, इसमें क्या होता है, डैमेज इंक्रीज द permeability of a mitochondrial membrane, allowing proteins such as the cytochrome C to escape into cytoplasm, which initiates apoptosis। अब मतलब देखो जो माइटोकॉन्ड्रियल का भी इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका भी कोई मेम्ब्रेन होता है, अगर उस मेम्ब्रेन को टूट जाए तो हमारे जो साइटोक्रोम सी साहब है वो अपना एपोप्टोसिस कर देंगे। एपोप्टोसिस भला होता कैसे है, देखो हमारे ना सेल के अंदर मैक्रोफेजेस भी होते हैं। मैक्रोफेजेस हमारे सेल के अंदर नहीं होते बेसिकली, हमारे सेल के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस को बुलावा देते हैं। और जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो अगर आ गए ना तो उसने सेल को खा जाना है, उसका एक एक ऑर्गन को खा जाएगा। तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस को बुला देते हैं, जो हमारे एपोप्टोसिस की इनिशिएशन कर देते हैं, मतलब कि एपोप्टोसिस की शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी ट्रांजिशन की वजह से, मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन को चोट पहुंची तब होता है, ठीक है। फेलियर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन की लो हो जाए और मतलब कि प्रोडक्शन ही ना हो पाए, इसकी वजह से हो सकता है। अब राइबोसोमल डैमेज का होता है, राइबोसोमल डैमेज रेफर टू द इंजरी ऑफ राइबोसोम व्हिच इज मतलब यार देखो ऐसे पढ़ना आपको, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, एक बार रीड करो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वही प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनेगा, मैकेनिज्म क्या है, केमिकल इन्वेशन की वजह से हो सकता है मे बी, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से हो सकता है, रीनल डैमेज और अपना फ्री रेडिकल्स की वजह से। जो फ्री रेडिकल है ना आपको हर एक चीज में लिखना है, ठीक है, ये कॉमन ही है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि गलत प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह बन सकते हैं, है ना। सेल डिसफंक्शन, अगर हमारे प्रोटीन नहीं बनेंगे और या फिर हमारे गलत प्रोटीन बनेंगे और सेल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो हमारे सेल के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल डिसइंफेक्शन हो सकता है। न्यूक्लियर डैमेज का होता है, न्यूक्लियस जिसका हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, अगर उसको डैमेज हुआ तो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल की इधर हो सकते हैं, या फिर हमारे जेनेटिक मटेरियल डिस्टर्ब और डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डीएनए डैमेज इंटरफेयर विद द डीएनए एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड नॉर्मल जीन एक्सप्रेस अफेक्टिंग सेलुलर फंक्शन। ये है, अगर डीएनए डैमेज हुआ तो आरएनए डैमेज होगा, आरएनए डैमेज हुआ तो प्रोटीन गलत बनेगा, ठीक है, और हमारी बॉडी को डैमेज होगा, ठीक है। तो ये आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हो। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपने डिस्कस किया है, सेल मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज हुआ तो हमारे सेल ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगा, कोई भी फॉरेन मटेरियल उसको भी डैमेज पहुंचाएगा, ठीक है। तो एक बार उसको रीड कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी वर्डिंग में, ठीक है। जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई और भी वीडियो देखनी है आपके किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे अपने अलग अपने फार्माकोलॉजी के भी टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, किसी भी आप देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको थोड़ी भी समझ आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।